विवेक पांडे स्वागत है अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों ये क्लास है आरबीआई असिस्टेंट के लिए। जैसे कि आपको मालूम है कि नए वर्ष की जो सबसे पहली एक्सपेक्टेड वैकेंसी है वो आरबीआई असिस्टेंट के लिए। आरबीआई असिस्टेंट की तैयारी हमें स्टार्ट करनी है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर करवा रहा हूँ। प्रीवियस ईयर पेपर क्या है, जैसे आपको मालूम होना चाहिए कि पेपर का स्टैंडर्ड क्या था लास्ट ईयर, उसी को ध्यान में रखते हुए एग्जाम की प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो इसीलिए मैं यहाँ पे पहले आपको प्रीवियस ईयर का पेपर करवा रहा हूँ। जैसे कल भी मैंने एक सीरीज किया था जिसमें मैंने कुछ सवालों को सॉल्व करवाया था, और उसी सीरीज को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, यानी कि आज पार्ट 2 करूंगा। यहां पे भी मैं कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा जो आरबीआई असिस्टेंट में पिछले वर्षों में हुआ है। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों चलिए सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि आरबीआई असिस्टेंट का बैच जो है वो अड्डा 24/7 के ऐप पे लाइव हो चुका है। आप जाके बैच को ज्वाइन कर लें। ये बैच स्टार्ट होने वाली 4 जनवरी से, और यहाँ पे आपको रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स, जीए, कंप्यूटर यानी कंप्लीट प्रीलिम्स और मेंस का क्लास मिलने वाला है इस बैच पे। तो वो बच्चे जो आरबीआई असिस्टेंट 2023 को टारगेट कर रहे हैं, इस बैच को जाके इनरोल कर लें। इनरोल करने के लिए वहां पे आप कूपन कोड इस्तेमाल करें Y706। दोस्तों ज्वाइन करने के लिए कूपन कोड इस्तेमाल करें Y706 टू गेट अ मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, Y706 कूपन कोड इस्तेमाल करके आप आरबीआई असिस्टेंट का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे प्री और मेंस कंप्लीट क्लासेस आपको मिलने वाली है। ठीक है, सारे सब्जेक्ट की। तो स्टार्ट हो रहा है 4 जनवरी से। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एज अ वैलिड मिनिमम एंड मैक्सिमम जूम साइज इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड का कौन सा वैलिड जूम साइज है। अब जूम साइज क्या होता है थोड़ा समझिएगा दोस्तों। जूम साइज क्या होता है, जैसे ये है ना आपका, एक सेकंड मैं आपको दिखा दूं। ये पावर पॉइंट है, ये पावर पॉइंट है, नीचे एक्सेल भी खुला हुआ है। ठीक है, तो ये पावर पॉइंट है। देखो ये होता है जूमिंग। आप देख सकते हो पावर पॉइंट को मैं जूम कहां तक कर रहा हूं, देख पा रहे हो ना, ये जूमिंग। तो ये कॉर्नर में आप देख लें, यहाँ जूमिंग का परसेंटेज बढ़ रहा है। ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है। ठीक है, तो ये किसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, ये पावर पॉइंट के बारे में। ये मैंने अभी एग्जांपल किसका दिखाया, पावर पॉइंट का एग्जांपल दिखाया। तो इसी तरह आपसे पूछा गया था कि एमएस वर्ड का मैक्सिमम जूम क्या होता है, ये आपके क्वेश्चन में पूछा गया था दोस्तों। तो याद रखिएगा एमएस वर्ड का मिनिमम 10 होता है, मैक्सिमम एमएस वर्ड का मिनिमम 10 होता है और मैक्सिमम हमारा 500 होता है। इसी तरह जैसे पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग पीपीटी भी कहते हैं, ये हमारा क्या है, इसका 10% है और 10 से 400% है। और इसी तरह अगर हम एक्सेल की भी बात करेंगे, एक्सेल की बात करेंगे, ये हमारा 10 से 400% क्या होता है। और यही हमारा वर्ड की अगर बात करते हैं तो वर्ड हमारा 10 से लेकर 500% तक होता है। ठीक है, और सबका डिफॉल्ट जूमिंग परसेंटेज है वो मेरा 100 ही है। ठीक है, मैं थोड़ा सा और लाइव करके आपको दिखाता हूं। अगर सारा मेरा ओपन रहा होगा तो मैं सब दिखा ही देता हूं। ठीक है, जैसे ये आपने देख लिया पावर पॉइंट का, उसी तरह ये वर्ड है, ये वर्ड है। वर्ड का पैकेज आप देखो, यहां पे कॉर्नर में नोटिस करना, ये मेरा क्या है, मिनिमम 10% और ये हमारा मैक्सिमम 500%। तो यही सवाल आपके एग्जाम में पूछा था। इसी तरह अगर मैं बात करता हूं किसका, एक्सेल की बात करता हूं, तो देखो एक्सेल में कितना है मिनिमम, एक सेकंड, मिनिमम हमारा कितना गया, तो मिनिमम हमारा गया 10% और मैक्सिमम हमारा कितना गया, तो मैक्सिमम हमारा गया 400%। ठीक है, तो इसी जूमिंग के बारे में बात कर रहा था क्वेश्चन में। ठीक है, वो चूंकि हमारे पास स्मार्ट बोर्ड है तो मैंने इस चीज को लाइव करके भी दिखा दिया आपको, तो समझ में आ गया होगा किसका क्या होता है। अब इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस बनते हैं, शॉर्टकट की, एक्सटेंशन, ये वाला हम लोग चैप्टर्स में पढ़ेंगे जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होगी तो। ठीक है, दूसरा अगर क्वेश्चन है दोस्तों, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑप्शन स्पेसिफाइज दिस एक्शन होल्डिंग द माउस बटन डाउन व्हाइल मूविंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ द टेक्स्ट। सिंपल सा बात है दोस्तों। एक क्वेश्चन को समझाने से पहले एक बात बता दो, एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर क्वेश्चन को हिंदी में कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, आप जब एग्जाम देने के लिए जाओगे, ठीक है, आपको आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम क्रैक करना है। ठीक है, वहां पे इंग्लिश एक सब्जेक्ट ही है, तो कहने का मतलब वो तो और लेवल हाई है। ठीक है, उससे आसान लेवल में यहां स्टेटमेंट दिया रहता है, और इसको मैं आपके समझने लायक भाषा में ट्रांसलेट कर देता हूं ताकि आप समझ में आ जाओ। लेकिन एग्जाम में सामना आपका इंग्लिश से ही होगा ना दोस्तों, एग्जाम में सामना तो इंग्लिश से ही होगा। तो इसीलिए आप क्वेश्चन को पढ़िए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं तो पूरा 100% समझा रहा हूं, लेकिन आपका भी एफर्ट ये होगा कि ये क्या कह रहा है समझ जाए। इससे आपको यहां तो फायदा होगा ही, आपके इंग्लिश भी सब, आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो आपको इंग्लिश को ऐसे नजरअंदाज कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहां पे अनुवाद नहीं किया, जिस एग्जाम में जरूरत पड़ता है अनुवाद का उस एग्जाम में अनुवाद कर दूंगा। ये मेरा लॉजिक कैसा लगे ये मुझे भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ये बोल रहा है, समझ लीजिए, मैं समझा रहा हूं कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो
ये बता रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से रख के अगर दूसरे जगह ले जा रहे हैं, इसको उठा के यहां से ऐसे ऐसे ले जा रहे हैं, ठीक है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह माउस से ऐसे क्लिक करके ले जाते हैं, उस पद्धति को क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम लोग कहते हैं ड्रैग, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? अरे यार, उसे हम लोग कहते हैं ड्रैगिंग। उसे हम लोग क्या कहते हैं? ड्रैगिंग। यानी ड्रैग करके, इसको पूरा अगर पढ़ा जाता है ड्रैगिंग एंड ड्रॉप कहा जाता है। ड्रैगिंग एंड ड्रॉप, ड्रैग करके हम ड्रॉप कर दिए, यानी उठाए एक जगह से दूसरी जगह रख दिया, ड्रैगिंग एंड ड्रॉप पूरा कहा जाता है। तो यहां पे सिर्फ ड्रैगिंग दिया है, तो राइट आंसर हो गया ड्रैगिंग। माउस से उठा के ऐसे रखना, यानी ड्रैग एंड ड्रॉप करना, ठीक है। चलिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को हो सकता है, कोई इमेज हो सकता है, कोई फाइल हो सकता है, कोई सॉन्ग हो सकता है, कोई वर्ड का फाइल हो सकता है, किसी को भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे की बात करते हैं। दूसरा है नेम द प्रोग्राम अ पर्सनल कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर यूज टू गेट द कंप्यूटर सिस्टम स्टार्टेड आफ्टर यू टर्न इट ऑन। सिंपल सा बात है, इनमें से वो कौन सा प्रोग्राम है जिसका माइक्रो प्रोसेसर उपयोग करता है जब कंप्यूटर टर्न ऑन होता है, यानी कंप्यूटर स्टार्ट होता है। पूरा ट्रांसलेट कर दिया। आंसर क्या होगा? आंसर इसका होगा दोस्तों बायोस, इसका आंसर होगा। आपको पता होगा, इसके रिगार्डिंग मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया था कि कंप्यूटर स्टार्ट जो होता है, कंप्यूटर स्टार्ट जो होता है गाइज, उसको हम लोग बूटिंग कहते हैं। और बूटिंग का कुछ सीक्वेंस होता है, ठीक है। बूटिंग सीक्वेंस कहने का मतलब है कि कंप्यूटर जैसे ही हम लोग पावर बटन प्रेस करते हैं, इंस्ट्रक्शन सबसे पहले रोम के पास जाता है और रोम में बायोस जो है वो एक्टिवेट होता है, ठीक है। बायोस प्रोग्राम कौन सा काम करता है? तो बायोस काम करता है, ठीक है। बायोस पावर ऑन हुआ, चला गया बायोस के पास। बायोस है फुल फॉर्म इसका होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये चेक करता है कि भाई मेरा कंप्यूटर इनपुट ले पाएगा और आउटपुट दे पाएगा कि नहीं, ये सारी फंक्शनैलिटी को चेक करेगा। ये ओके करता है यस कि सिस्टम अब बायोस का काम कर ले, मतलब इनपुट आउटपुट ले सकता है। अब ये चला जाता है किसके पास? ये चला जाता है पोस्ट के पास। पोस्ट भी एक इंस्ट्रक्शन होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये क्या करता है? तो सारे हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन को चेक करता है, भाई सारा रैम सही है, रोम सही है, पावर सबको सही सप्लाई जा रहा है, ये चेक करता है पोस्ट, ठीक है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। आप नोटिस करना, कभी भी अगर कीबोर्ड मिसिंग रहेगा तो कीबोर्ड मिसिंग का मैसेज आता है। कभी देखना कि रैम अगर लूज होगा तो बिप का साउंड आता है, तो वो पोस्ट ही करता है। बायोस हो गया, पोस्ट हो गया। उसके बाद हमारा चला जाता है लोडर के पास, ठीक है। लोडर एक प्रोग्राम होता है जिसका काम है ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से रैम में ट्रांसफर करना, ठीक है। और इसके बाद मेरा कॉन्फ़िगरेशन, यानी सीपीयू कॉन्फ़िगरेशन हो या सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ये वाला काम हो। इन बिटवीन भी कुछ माइनस प्रोग्राम है जो काम करता है, जैसे एमबीआर वगैरह, लेकिन वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट नहीं रहता, आपको यही वाला सीक्वेंस पूछा जाता है, ठीक है। टेक्निकली तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो यहाँ पे काम करता है, तो उसके बारे में अभी फिलहाल आपको नहीं जानना है, वो हम लोग डिस्कशन करेंगे तब वो चीजें क्लियर हो पाएगी। तो दोस्तों सीक्वेंस ऑफ बूटिंग यही होता है। तो जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले कौन सा प्रोग्राम एक्टिवेट होता है? बायोस। दैट मींस फर्स्ट वन इज द राइट आंसर, ठीक है। रैम नहीं होगा, रैम का काम नॉन वोलेटाइल है। इनपुट आउटपुट नहीं, एवीजी यहां कुछ है नहीं, और रोम तो होगा नहीं, क्योंकि प्रोग्राम के बारे में बोल रहा है, ठीक है। प्रोग्राम यानी सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम यानी सॉफ्टवेयर, लेकिन रोम क्या है? रोम तो हार्डवेयर है ना भाई, ठीक है। तो यहां वजह से ये मेरा चेंज हो गया। देखो मैं बार बार कह रहा हूं कि जैसा क्वेश्चंस पूछेगा वैसा ही जवाब देना है आपको। जब तक सारी चीजें के बारे में डिटेल में मालूम होगा तभी ऐसे सवालों का जवाब दे पाओगे, इसलिए आपको पूरा डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑप्शन इज द लाइन दैट डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द मैसेज while sending an email। सवाल ये पूछा दोस्तों, अगर यहां पे देखा जाए तो इनमें से कौन सा ऐसा मेल का पार्ट है जो अबाउट द मैसेज बताता है, यानी कि मैसेज में हमने क्या लिखा है उसके बारे में बताता है। तो दोस्तों वो हमारा होता है क्या? सब्जेक्ट होता है, अबाउट द मैसेज। समझिएगा, जब भी आप लोग मेल लिखते हैं तो टू लिखते हैं, सीसी होता है, बीसीसी होता है और सब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये चार चीजें तो ऑलमोस्ट नॉर्मल से सब, और भी कुछ होता है, अटैचमेंट होता है, सिग्नेचर लाइन होता है, लेकिन ये चार चीजें जो हर कोई मतलब इस्तेमाल करता है। टू का मतलब क्या हो गया? जिसको मेल भेजना है। मान लीजिए ए नाम का लड़का है और वो बी को मेल भेज रहा है तो उसका नाम टू में हो गया। सीसी में अगर वो चाह रहा है कि मेल सी को भी जाए और डी को भी जाए वही मेल, तो हम सीसी में डाल देते हैं, यानी कि कार्बन कॉपी में डाल देते हैं, ठीक है। अब अगर हम चाह रहे हैं कि वही मेल किसी और को जाए यानी ई को, तो उसका नाम डाल दिए बीसीसी में, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर सीसी और बीसीसी में फर्क क्या है?
दोनों काम तो सेम ही कर रहा है, लेकिन दोनों में फर्क है। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी और बीसीसी का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। कहने का मतलब है कि अगर ये मेल बी को गया है, सी को गया है, डी को गया है, यानी सी और डी का नाम मैंने सीसी में डाला, यानी बी को ये मालूम है कि ये मेल सी और डी को भी गया है और सी और डी को भी मालूम है कि ये मेल बी को गया है, यानी ये तीनों एक दूसरे को जान रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि ये मेल ई को भी गया है। यानी ई वाला जो है वो ब्लाइंड है, वो हिडन है, वो सिर्फ भेजने वाला और रिसीव करने वाला जान रहा है, ठीक है। इसीलिए उसमें बीसीसी में डाल दिया जाता है। बीसीसी यानी कि लोगों से हाइड करना। पूछा भी जाता है कि विजिबल टू ऑल तो हम सीसी में, अगर हाइड टू ऑल तो हम लोग बीसीसी में। यानी कि आप अगर आपको मान लीजिए कि ये नहीं दिखाना है कि मेल हम ई को भी भेज रहे हैं, जैसे होता है ना कि भाई हम अकाउंटेंट को भेज रहे हैं, टेक्नीशियन को भेज रहे हैं, तो मैनेजर को भेज रहे हैं, अब ये मेल हम डायरेक्टर को भी भेज देंगे, तो डायरेक्टर को हम बीसीसी में डालो, लोगों को पता ही नहीं चलेगा मेल गया है डायरेक्टर को भी। तो इसीलिए यहाँ पे सीसी और बीसीसी का अबाउट द मेल, यानी मेल में क्या लिखना है उसके बारे में जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डालते हैं वो हम लोग सब्जेक्ट में डालते हैं। इसी सवाल पूछा गया था सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा मेल के बारे में। सीसी इसके बाद अलावा और भी मेल में चीज़ें होती है, उसके बारे में भी आपको जाना, आर्चिव फोल्डर क्या होता है, ठीक है, ये सब फोल्डर के बारे में भी आपको जानने की आवश्यकता है, ठीक है। आगे वी शॉर्टकट की यूज टू ओपन द हाइपरलिंक एंट्री डायलॉग बॉक्स। हाइपरलिंक क्या होता है? सिंपल सा बात है, आपने कभी भी देखा होगा एक ब्लू कलर का लाइन होता है जिस मेल वगैरह में भी, जिस पे आप क्लिक करते हो और नया विंडो खुल जाता है, यानी कि किसी और विंडो का वो लिंक प्रोवाइड करता है, हाइपरलिंक, ठीक है। तो उसे ये हाइपरलिंक कहा गया, जो किसी और का रेफरेंस देता है, लिंक प्रोवाइड करता है। तो जब वर्ड में हम हाइपरलिंक जनरेट करते हैं तो बेसिकली उसका शॉर्टकट की क्या है ये पूछा गया है। ये बहुत इजी वाला शॉर्टकट की है और ऐसे एग्जाम में और भी बहुत तरह के शॉर्टकट की पूछे जाते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया Ctrl+K है जो हाइपरलिंक का शॉर्टकट की होता है। हाइपरलिंक जब बनता है तो ब्लू कलर का यहाँ पे ब्लू कलर का जो है वो टेक्स्ट हो जाता है और नीचे एक अंडरलाइन आ जाती है। जब आप उस पर कर्सर रखते हैं तो हैंड शेप में कर्सर हो जाता है। ये सभी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके एमसीक्यूज में बनते हैं। तो हाइपरलिंक जो लिंक देता है किसी और का, आप देखना कोई अगर आपके पास आया है रिज्यूमे वगैरह या कोई भी लेटर आता है या कई हम लोग जब वर्ड में भी पढ़ते हैं तो एक लिंक दिया रहता है, उस पर क्लिक करते हैं, जहां पर रेफरेंस दिया वहां पे दे दिया जाता है, ठीक है। तो लिंक जनरेट करता है कौन? तो हाइपरलिंक ऑप्शन, ठीक है। अगला थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है वो कौन सा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये सबको मालूम होना चाहिए। जैसे आपको मालूम है कंप्यूटर टोटल 1 2 3 4 5 जनरेशन में बांटा गया था, ठीक है। और हर जनरेशन का, जनरेशन कहने का मतलब एक टेन्योर कि इतने दशक तक ये टेक्नोलॉजी चला, ये इतने दशक तक ये टेक्नोलॉजी चला, इतने दशक तक ये चला और इतने दशक तक ये चला। जैसे मोबाइल में भी होता है ना 1G 2G 3G 4G, अभी 4G और 5G है। तो वो क्या है? जी मतलब जनरेशन, कि इस जनरेशन यानी एक जनरेशन तक ये टेक्नोलॉजी चला, दूसरे जनरेशन तक वो टेक्नोलॉजी चला, ऐसे करके चला वहां पर। तो उसी तरह कंप्यूटर में भी अब 5 जनरेशन का, अभी हम लोग 5वां जनरेशन में काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो पूछा गया कि थर्ड जनरेशन में कौन सा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया गया था? तो दोस्त थर्ड में आईसी का इस्तेमाल किया गया था, इंटीग्रेटेड सर्किट का। ये हमारा वैक्यूम ट्यूब है, ये फर्स्ट में किया गया था। ट्रांजिस्टर है वो सेकंड में किया गया था। VLSI है वो फोर्थ में किया गया था। ULSI है वो फिफ्थ में किया गया था और थर्ड में हमारा ये हो गया, ठीक है। और भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन होता है जनरेशन रिगार्डिंग जो आपको जानना चाहिए एग्जाम के लिए, वो इंपॉर्टेंट बनता है। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। अगला आगे बढ़ने से पहले एक इंफॉर्मेशन ये भी है कि वो बच्चे जो सिर्फ RBI की बात करते हैं कि RBI असिस्टेंट की तैयारी करना है तो वो उस बैच के साथ जाइएगा, लेकिन वो बच्चे जो RBI के साथ IBPS, SBI, इंश्योरेंस, ठीक है, यानी जितने भी बैंक सेक्टर में एग्जाम होते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा PGDBF वाला भी होता है, ठीक है। तो यानी RBI के साथ ये सारा एग्जाम कवर करना चाहते हैं। साथ ही साथ रेगुलेटरी बॉडी वाले जैसे SEBI, अभी SIDBI की वैकेंसी आई है, SIDBI की वैकेंसी आई है, तो ये वाला सारा एग्जाम कवर करना चाहते हैं, यानी ऑल ओवर एग्जाम। तो आपको बैंक महापैक प्लस का एनरोलमेंट करना चाहिए अगर आप पूरे बैंकिंग सिस्टम की तैयारी करना चाहते हैं। तो वो बच्चे जो कि नहीं सर एक कैलेंडर ईयर में जितनी वैकेंसी आएगी उस पर हमें जाना है, तो आप बैंक महापैक प्लस के साथ जाइएगा। इसमें रेगुलर बैंक के साथ साथ रेगुलेटरी बॉडीज वाले बैंक जो होते हैं जैसे कि SEBI, जैसे कि हमारा NABARD, RBI भी उसी में आ जाएगा। तो वो सारा आपको इसमें कवर हो जाएगा, यानी सारा एग्जाम है वो इसमें आपका कवर हो जाएगा। और इस बैच को भी इनरोल करने के लिए आपको कूपन कोड सेम लगाना है Y706, ठीक है। ये अच्छा उन बच्चों के लिए होता है जो फ्रेशर है, जो चाह रहे कि नहीं सर पूरा मुझे बैंकिंग
आईटी में करियर बनाना है, जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो उनके लिए ये बैच बहुत अच्छा बैच है, ठीक है, बैंक महापैक प्लस। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है विच वन नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। इनमें से कौन सा है जो सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें हम आपको लॉजिक दे देते हैं, थोड़ा सा लॉजिक समझना आपके लिए जरूरी है। सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी, दो हम लोग बोलते हैं ना, एक प्राइमरी मेमोरी और एक हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। दोस्तों दोनों में फर्क क्या है समझ लीजिए। वो मेमोरी जो सीपीयू से डायरेक्ट कनेक्ट करता है उसे प्राइमरी कहते हैं, और वो मेमोरी जो सीपीयू से इनडायरेक्ट कनेक्ट करता है उसे सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। ये डायरेक्ट कनेक्ट करेगा और ये इनडायरेक्ट कनेक्ट करेगा, दोनों में फर्क यही है। जैसे कि रैम प्राइमरी आता है, ठीक है, रोम प्राइमरी आता है, और भी बहुत सारा एग्जांपल है। इधर हमारा क्या आता है दोस्तों, तो इधर हमारा आता है जैसे हार्ड डिस्क हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, हार्ड डिस्क आ जाएगा, और भी सीडी डीवीडी वगैरह सब सेकेंडरी में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सीपीयू से डायरेक्ट कनेक्ट करता है, ये सीपीयू से इनडायरेक्ट कनेक्ट करता है। तो इनमें से कौन सा है जो सेकेंडरी नहीं है, तो दोस्तों डी रैम जो है वो मेरा सेकेंडरी नहीं है, क्योंकि ये मेरा क्या है, तो ये मेरा एक तरह से याद रखिएगा, सॉरी, ये मेरा रैम का एक टाइप ही होता है, ठीक है। रैम का बहुत सारे टाइप है, इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये हो गया, ये नहीं है, यानी सीडी रोम ये भी सेकेंडरी है। एसएसडी जो हार्ड डिस्क का एक टाइप होता है वो भी है। एचवीडी जो एक ऑप्टिकल डिस्क होता है वो भी आपका सेकेंडरी है। तो नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, तो कौन सा नहीं है, तो डी रैम यानी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, वो मेरा प्राइमरी मेमोरी नहीं है, ठीक है। चलिए अगला है व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल अगर मैं बात करता हूं तो प्रोटोकॉल का मतलब होता है नियम, रूल, रेगुलेशन, ठीक है। जैसे होता है ना कि रोड के साथ बाएं साइड चलना, वो एक प्रोटोकॉल बन गया है, ठीक है। 18 साल होगा तभी वोट देना, तो वो नियम बना है संविधान में हमारे देश में। तो उसी तरह नेटवर्किंग में भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है। तो बहुत हजारों प्रोटोकॉल्स वहां पे हैं। जैसे कि एफटीपी एक प्रोटोकॉल है, एक लाइव एग्जांपल देता हूं जो आपको समझ में आएगा। एफटीपी एक प्रोटोकॉल है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वो क्या करता है, फाइल अपलोड और डाउनलोड करता है। अगर आपके ब्राउजर में या आपके सिस्टम में एफटीपी डिसेबल कर दिया गया है तो आपके लैपटॉप में फाइल अपलोड डाउनलोड नहीं होगा। तो वो क्या काम है एफटीपी का, फाइल अपलोड डाउनलोड करना। तो उसी तरह एक प्रोटोकॉल है एआरपी, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो इसका काम क्या है ये पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। इसका काम होता है बेसिकली आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस से मैच करना। आईपी को मैक एड्रेस से मैच करता है, ठीक है। आईपी और मैक क्या होता है इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं, लेकिन फिलहाल आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। अब समझिएगा आईपी और मैक एड्रेस क्या होता है। किसी भी कंप्यूटर का जो लॉजिकल एड्रेस होता है उसको आईपी एड्रेस कहते हैं, और मैक एड्रेस उसका फिजिकल एड्रेस हो गया। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, इस पे मैं सेशंस करूंगा आने वाले समय में, लेकिन फिलहाल इसके बारे में इतना आप एक लाइव एग्जांपल समझ जाए। आपका गाड़ी का जो नंबर है वो आईपी नंबर है, ठीक है। जो प्लेट नंबर होता है, नंबर प्लेट डीएच करके, ऐसा डीएल करके जो भी है, वो आपका आईपी नंबर हो गया। लेकिन आपके गाड़ी का जो इंजन नंबर है वो उसका फिजिकल नंबर यानी कि मैक नंबर हो गया। आईपी एड्रेस चेंज हो सकता है, ठीक है। कहीं आपका क्या होता है, डायनेमिक भी होता है आईपी एड्रेस, तो गाड़ी का नंबर चेंज भी हो सकता है। अभी दिल्ली में गाड़ी है तो डीएल से है भाई, अगर बिहार में चले गए तो बिहार से हो गया, यूपी में चले गए तो यूपी से हो गया। ऐसे हर स्टेट में नंबर बदलता है, तो यानी ये मेरा डायनेमिक भी हो सकता है। लेकिन इंजन नंबर हमारा फिक्स रहता है, जो इंजन नंबर है वो मेरा फिक्स है। तो इंजन नंबर को आप समझ सकते हैं मैक एड्रेस कंप्यूटर का, और नंबर प्लेट को समझ सकते हैं आईपी एड्रेस, ऐसे करके समझ जाइए, ठीक है। तो बेसिकली कोई भी आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस का मैचिंग करवाना, यानी कि ठीक है भाई, ये आईपी से इस डिवाइस का रिक्वेस्ट आया, वो इंटरनेट नेटवर्किंग में वो काम होता है, उसके बारे में आगे हम जो टॉपिक पढ़ेंगे तब जिक्र करेंगे। लेकिन फिलहाल ये समझिए कि दोनों के बीच में, आईपी और मैक के बीच में जो ट्रांसलेशन का काम होता है, ठीक है, वो करता है एआरपी, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं। A bus that connects major component in a multiprocessor system such as a CPU, IOP and memory is called। इनमें से कौन सा ऐसा बस है, बस का मतलब होता है वायर, ठीक है, जितना भी वायर कनेक्टिविटी है। मेजर कंपोनेंट मल्टी प्रोसेसर यानी कि सीपीयू, ठीक है, एक सीपीयू बना हुआ है, और उसमें सीपीयू मल्टी प्रोसेसर सिस्टम सच एज ए सीपीयू, जिसमें सीपीयू भी है, आईओपी भी है और मेमोरी भी है, यानी कि रैम वगैरह सब लगा हुआ है, ठीक है। यानी पूरा एक मदरबोर्ड के बारे में बात कर रहा है। तो इनमें से ये सबको जोड़ना, सीपीयू भी जोड़ रहा है, रैम भी जोड़ रहा है, सबको कनेक्ट करने वाला कौन सा बस होता है,
दोस्तों ये सारे कंपोनेंट को कनेक्ट करने वाला सिस्टम बस होगा, ठीक है। सिस्टम बस ही है जो सबको कनेक्ट करता है। इसके अलावा हर बस का अलग अलग काम है। जैसे कंट्रोल बस, सिर्फ ये कंट्रोल सिग्नल को ट्रांसफर करता है। ये एक ऐसा वायर है जो सिर्फ कंट्रोल सिग्नल को ट्रांसफर करेगा, जैसे होता है ना CU कंट्रोल यूनिट, तो इस टाइप के सिग्नल को ही ट्रांसफर करता है। डेटा बस सिर्फ डेटा को ट्रांसफर करेगा। जैसे मान लो मैंने बोल दिया 2 + 2 जोड़ो, तो 2 एक डेटा है, तो 2 को ट्रांसफर करता है डेटा बस। एड्रेस बस सिर्फ एड्रेस को ट्रांसफर करता है। मान लीजिए 2 नाम का डेटा है, X नाम के लोकेशन में स्टोर है, तो ये X के बारे में ट्रैवल कौन करवाएगा? तो ये एड्रेस बस करवाएगा। लेकिन यहां पे पूछा था कि कंप्लीट का काम, कंप्लीट सब कुछ है, CPU भी है, IOP भी है, मेमोरी भी है, तो उसको सब ट्रैवल करने के लिए क्या है? तो कंप्लीट सिस्टम बस आ जाएगा, ठीक है। और इसी का ये सब पार्ट होता है, ठीक है। तो गाइस ये था आपका बसेस के बारे में, इससे भी क्वेश्चंस आया था एग्जाम में। चलिए, तो दोस्तों ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन। मैं उम्मीद करूंगा आज का क्वेश्चन भी आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा सेशन ये मुझे जरूर बताइएगा, और हमसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, नए वर्ष की शुरुआत हो रही है, तो प्रिपरेशन यार जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं, ताकि नया वर्ष जो हो वो हमारा हो, क्योंकि वहां पे बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है, एक्सपेक्टेड है। मैंने एक वीडियोज बनाया था जहां पे लास्ट 2022 की सारी वैकेंसी को कंपेरिजन किया था कि कितने कितने सेक्टर में वैकेंसीज थी, तो वही एक्सपेक्टेड है 2023 में। तो एक अच्छे पॉजिटिव थॉट के साथ हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो आप बस मेरे साथ जुड़े रहिए यहाँ पे, और आपको ये सेशन कैसा लगता है ये भी मुझे जरूर बताइए, और हमसे क्या एक्सपेक्टेशन है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलता है अगले सेशन में। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय एंड टेक केयर।